नमस्ते बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लिनिक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है और कैसे बनाता है, और वो इन 4 बॉन्ड्स को कैसे रीअरेंज करता है, मतलब कैसे इनको फुलफिल करता है। सिग्मा बॉन्ड कितना बनाता है, पाई बॉन्ड कितना बनाता है, और उन केसेस में उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जिससे कि हम उस कार्बन सेंटर के ज्योमेट्री के बारे में हम कमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। इसका मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, वाई कार्बन ऑफ कोवैलेंसी इज 4। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि कार्बन टेट्रावैलेंट ही क्यों होता है, इसका आंसर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छिपा हुआ है। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो है 1s2 2s2 एंड 2p2। और हमें पता है कि कार्बन या कोई भी एलिमेंट जो अपने बॉन्ड्स बनाता है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बनाता है। अब यहाँ पे आप देखो, कार्बन का ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन के यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, ये उसका वैलेंस शेल है, तो ये आपका 2s ऑर्बिटल है और ये आपका 2p ऑर्बिटल है। तो 2s के अंदर में एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पेयर्ड है। और यहाँ पे 2p में 3 ऑर्बिटल है लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही अनपेयर्ड है। तो अभी मेरे पास मैं बोल सकता हूं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कोवैलेंसी कितना होगा? तो कोवैलेंसी यहाँ पे केवल 2 मिलेगा, ठीक है, बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड आप उतना ही बना पाओगे जितना आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन ऐसे स्टेट में एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वहां पे दिखने के लिए 3 बॉन्ड होता है लेकिन उसमें से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे कार्बन का जो कोवैलेंसी है वो 2 होता है। बट हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हमारा टॉपिक भी यही है कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। तो इसका लॉजिक क्या है कि कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है। और कार्बन के पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो किसी भी एलिमेंट के पास अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो और दोनों ही सेम सेल में हो, उस केस में आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में से निकल के वैकेंट में चला जाता है और उसके लिए लगता है एनर्जी। अब वो एनर्जी वाले स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जैसे अब कार्बन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है। अब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन ने क्या किया? अपने s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के p में डाल दिया। तो अब यहाँ पे s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और p में भी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मेरे पास बोलने का मतलब है कार्बन के पास। तो जब आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब आपका जो कोवैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो कार्बन ने अपने कोवैलेंसी को 2 से कहां ले गया? 4 ले गया। बट इस प्रोसेस में उसने एनर्जी क्या किया? एब्जॉर्ब किया। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके आप स्टेबिलिटी तो लूज करोगे, लेकिन तभी भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका लॉजिक ये है कि आपने जब 2 से 4 किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, लेकिन अब ये भी तो देखो, आप जब 2 से 4 बॉन्ड बनाओगे, जब 2 से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो आपको एनर्जी रिलीज भी तो होगा, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो जब यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज होगा, जो ये एनर्जी रिलीज होगा वो इस एनर्जी से कहीं बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कार्बन पहले थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन बाद में बॉन्ड बना के वो एनर्जी को रिलीज कर लेता है। इसलिए कार्बन आसानी से अपने कोवैलेंसी को 2 से 4 कर लेता है। तो क्वेश्चन था कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है, तो उसका रीजन है कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ? बिकॉज कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड से अनपेयर्ड किया विद द हेल्प ऑफ इट्स वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, और उसके लिए उसने थोड़ा सा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एनर्जी उसने रिलीज कर लिया। इस रिलीज वाले एनर्जी के कारण ही उसने अपने कोवैलेंसी को 2 से 4 कर लिया। तो ये इसका लॉजिक था। अब कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन जब 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसको फुलफिल करने का अब क्या क्या तरीका है? तो पहला केस है कि कार्बन यहाँ पे अपने चारों बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में बनाए। मतलब कार्बन जो बनाए वो कितना बनाए? 4 सिंगल बॉन्ड, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड।
और एक कॉन्सेप्ट मैं उसको रिवाइज करा रहा हूं कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर उतना ही होगा जितना आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसी के बेसिस पे आपका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, इसलिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3, और आपका शेप क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। तो जब कार्बन अपने 4 वैलेंसी को, 4 कोवैलेंसी को 4 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करता है तो हाइब्रिडाइजेशन वो जनरेट करेगा sp3, ठीक है, और शेप जनरेट करेगा वो टेट्राहेड्रल। अब यहां पे मैं एक पॉइंट और बोल देता हूं कि कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड दिखे, कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो याद रखिएगा उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे तो डबल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा होगा और कितना होगा, एक पाई होगा। और कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसके अंदर एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, ठीक है। 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है और 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड इज कंसिस्टेड ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिस्टेड ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ठीक है। अब चलते हैं, अभी हम क्या कर रहे थे कि कार्बन अपने 4 बॉन्ड को रीअरेंज कैसे करता है। तो पहला केस हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब दूसरा है कि कार्बन जो है अपने 4 को कैसे अरेंज करता है, तो एक डबल बॉन्ड बना लो, मतलब 2 बॉन्ड बन गया, और 2 सिंगल बॉन्ड बना लो। तो अभी हमने देखा था सिंगल बॉन्ड के अंदर तो सिग्मा ही है, तो 2 सिग्मा यहां से आया, और कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ये सिग्मा होगा और ये सिग्मा होगा। तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। तो डबल बॉन्ड के अंदर में आपके पास क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो ओवरऑल क्या हो गया, आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कुछ लेना देना नहीं है पाई बॉन्ड से। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आप क्या कैसे बनाओगे, तो एक s और 2 p का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करोगे, और यहाँ पे आपका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। sp3 में क्या हुआ था, टेट्राहेड्रल, sp2 में क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये दूसरा टाइप था। तीसरा, अब कार्बन क्या बना रहा है, तो कार्बन यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड बनाया उसमें से एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई, और ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही है, मतलब इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को छोड़ो, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, बिकॉज एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स करने का मतलब है आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, और इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। अब देखो इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि sp3 टेट्राहेड्रल ही क्यों है, या sp2 ट्रायगोनल प्लेनर ही क्यों है, या sp लीनियर ही क्यों है। ये जब भी मैं केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज इन सब के पीछे VSEPR की थ्योरी पे हमें जाना पड़ेगा। हाँ, फोर्थ केस क्या है कि कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले। जब कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा। मतलब इस कार्बन के पास अब 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। मतलब बोल सकते हैं अब इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 2 होगा। और जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है मतलब इसके पास 2 ऑर्बिटल लाने के लिए आपको एक s और एक p मिलाना पड़ेगा, मतलब आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। तो इस वाले में और लास्ट वाले में, दोनों में ही आपका हाइब्रिडेशन क्या आया, sp। तो जब भी कोई कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए या फिर 2 डबल बॉन्ड बनाए उसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे एक पॉइंट है, सुनो, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है 1s ऑर्बिटल से और 1p ऑर्बिटल से। तो आउट ऑफ 2, ये 2 हो गया ना, आउट ऑफ 2 s कितना है, 1, तो परसेंटेज s क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50%। वैसे ही अगर कोई बोले
sp2 किससे बना हुआ है? तो नाम से पता चल रहा है, एक s है और दो कौन है? p है। तो ओवरऑल कितना हो गया? 3। मतलब अगर यहाँ पे कोई परसेंटेज s निकाले तो क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 33.3%। और लास्ट में आपका आ रहा है sp3। अब खुद बताओ, अगर sp एक s और p से बना है, sp2 अगर एक s और दो p से बना है, तो sp3 किससे बना होगा? तो ये बनेगा 1s से और 3p ऑर्बिटल से। मतलब टोटल कितना हो गया? 4। अब इसमें कोई परसेंटेज s निकालेगा तो क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू 100, मतलब ये कितना हो गया? 25%। अब ये लॉजिक में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जो s ऑर्बिटल होता है, जो s ऑर्बिटल होता है, ये न्यूक्लियस का सबसे क्लोज होता है, क्लोजर टू न्यूक्लियस। और जब आप न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज हो गए तो आपको जेड इफेक्टिव, जो कि होता है जेड माइनस सिग्मा, ये आपको सबसे ज्यादा फील होगा। लॉजिक ये है, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नेट पॉजिटिव चार्ज आप न्यूक्लियस पे कितना फील करते हो। नेट पॉजिटिव चार्ज एट न्यूक्लियस, यही आपका जेड इफेक्टिव होता है। तो जब आप न्यूक्लियस के क्लोजर होगे तो न्यूक्लियस पे आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? फील होगा। और जिसपे जेड इफेक्टिव ज्यादा लगता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो लॉजिक ये है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब आप परसेंटेज भी बोल सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके कारण हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जो कि sp हाइब्रिडाइज होता है, वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए डबल बॉन्डेड कार्बन जो कि sp2 होता है। और सिमिलरली डबल बॉन्ड वाले जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले से ज्यादा होंगे बिकॉज वो sp3 होता है। उसका लॉजिक मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे 50% s है, यहाँ पे 33.3% s है और यहाँ पे 25% s है। तो जितना ज्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क पड़ता है तो डेल्टा ईएन जो क्या करता है, आपके बॉन्ड लेंथ को छोटा कर देता है। तो ये सब पॉइंट हमें आगे देखने को मिलेगा। तो माइंड में रखिएगा एक कि परसेंटेज एस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है और डेल्टा ईएन मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि अल्काइंस के बॉन्ड छोटे होंगे किसके रिस्पेक्ट में? अल्कीन के रिस्पेक्ट में, और अल्कीन के बॉन्ड छोटे होंगे अल्केन के रिस्पेक्ट में। तो ये सब पॉइंट्स हमें आगे आएगा। देखो ये तो जीओसी जो एनसीईआरटी का उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट टॉपिक है। तो ये सब पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं आगे आपको हेल्प करेगा। अब हमने देख लिया कि कार्बन अपने चार बॉन्ड्स को चार तरीके से अरेंज करता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना के, एक डबल बॉन्ड और 2 सिग्मा बना के, एक ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिग्मा बना के, या 2 डबल बॉन्ड्स बना के। अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? काउंट करना है सिग्मा एंड पाई। अब देखो इसमें क्वेश्चन है पहले वाला कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो जैसे देखो यहां पे अब मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C ऐसा। अब जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स है उसमें पाई भी होता है, तो ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई होगा। बाकी जितने सिंगल बॉन्ड है सारे क्या है? सिग्मा है। तो अब मुझे इसमें काउंट करना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो मैं बोलूंगा इसमें 6 सिग्मा है और 2 पाई है। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है CH2। अब मैं बार बार कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, देखो जितना हाइड्रोजन है उतना आप सिग्मा काउंट कर लेना, बस केवल डबल और ट्रिपल में मैं बोल दूंगा। डबल बॉन्ड CH, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें देखो, इसमें एक सिग्मा और एक पाई, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई। अब काउंट करते हैं, इसमें 2 सिग्मा तो यहीं पे हो गया, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, 7 हो गए, 8, 9। तो इसके अंदर 9 सिग्मा होगा। मैं फिर से बोलता हूं, जितने हाइड्रोजन उतने काउंट कर लो, 2, 3, 5, 6। 6 तो हाइड्रोजन हो गया, और जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड उतने काउंट कर लो, 7, 8, 9, 10। सॉरी ये 10 होगा, ये 10 होगा, एक कम काउंट किया था मैंने। 10 सिग्मा हो गया
और पाई कितना हो गया, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बोलेंगे 3 पाई होगा। लास्ट एग्जांपल जो है वो है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें क्या करना है वो देखो, जितने हाइड्रोजन है पहले काउंट करो, 3 हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पे सिग्मा है और एक यहाँ पे सिग्मा है, कितना हो गया 5 सिग्मा, और यहाँ पे 2 पाई है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होगा। इस तरीके से हम सिग्मा और पाई काउंट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही है, एनसीईआरटी के लिए वीडियो बनाया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बस हमें सिग्मा पहचानना है, कितने सिग्मा है, काम हो जाएगा। अब देखो कार्बन है CH3Cl। अब आप खुद बताओ, अभी मैंने बोला था जब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या बनेगा, sp3। नेक्स्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें देखो इस कार्बन के पास केवल सिग्मा बॉन्ड है तो ये कौन हो गया sp3, ये कार्बन भी क्या हो गया sp3, और ये कार्बन क्या हो गया sp2। नेक्स्ट मेरे पास है CH3Cn। अब CH3Cn में इस कार्बन के पास केवल सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो गया sp3, और ये कार्बन क्या हो गया sp। नेक्स्ट मेरे पास है HCONH2। अब इसमें एक ही कार्बन एटम है और उस कार्बन के पास क्या है डबल बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। और नेक्स्ट मॉलिक्यूल मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब मेरे पास बहुत सारे कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब देखो इसके पास क्या है केवल सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3 हो गया, ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हो गया, ये भी कौन हो गया sp2 हो गया, और ये कार्बन कौन हो गया sp3 हो गया। तो इस तरीके से हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसमें अब हमें शेप पूछा जाएगा। तो बेसिकली अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो शेप भी पता होगा। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2, मतलब इसका शेप हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। तो sp3 में टेट्राहेड्रल, sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर और sp में लीनियर। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp3, बिकॉज इसके पास कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया टेट्राहेड्रल। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp, बिकॉज ट्रिपल बॉन्डेड है तो इसका शेप क्या हो जाएगा लीनियर। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है, कार्बन अपने टेट्रावैलेंट नेचर को कैसे सेटिस्फाई करता है, उसके लिए क्या क्या वो हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर कर सकता है, उन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकता है, और क्या क्या डिफरेंट वो शेप ले सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये मैंने एनसीईआरटी के जीओसी का फर्स्ट वीडियो बनाया है, ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, तो मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना पाऊं। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आपकी तरफ से। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।